कक्षा 9 हिंदी व्याकरण लेक्चर 3। अब इसमें हमें देखना है चौथा समास हमारे पास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय के विषय में हम जानते ही हैं, अव्यय या अविकारी। ठीक है, अविकारी जिसमें विकार ना उत्पन्न हो, अव्यय यानी कि जो बदल ना सके, जो खर्च ना किया जा सके। तो जैसे हमने तो अव्यय के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ ही है, उसके बारे में हम जानते ही हैं कि वे शब्द जो लिंग वचन और काल के अनुसार बदलते नहीं। हम देखते हैं कि भाषा में जितने भी शब्द हैं वो लिंग वचन और काल के बदलने पर वो बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर लड़के हैं, लड़का है तो उसको अगर हम वचन बदलेंगे, बहुवचन करेंगे तो लड़के हो जाएंगे। ठीक है, यदि 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 उसमें क्या कहते हैं बालक है तो लिंग परिवर्तित अगर उसका हम करेंगे तो बालिका हो जाएगी। ठीक है, अगर माने जैसे कहेंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ और मैंने खाना खा लिया था, अगर हम क्या कहते हैं काल बदलेंगे तो भाषा उसके में भी बदलाव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो लिंग वचन और काल के बदलने पर नहीं बदलते, यथावत रहते हैं, ऐसे शब्दों के से को हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, जिसमें यथा, तथा, परंतु, किंतु, लेकिन, तथा इत्यादि शब्द होते हैं जिन्हें हम अव्यय कहते हैं। लिंग वचन और काल के बदलने पर ये नहीं बदलते। तो ऐसी अव्ययी भाव समास है जिसका पूर्व पद अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, भर पेट, पेट भर करके, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार। जहाँ पर इस तरह के शब्द होंगे वहाँ पर हम उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है, हमने अपने 4 समास इसमें पढ़ा। पहला समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण और क्या कहते हैं उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके 2 भेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण, उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, लेकिन इन दोनों में उपमेय और उपमान का संबंध होता है। ठीक है, ऐसी फिर द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, उत्तर पद विशेष्य होने के कारण इसमें प्रधान होता है, यह समूह को बताता है। ठीक है, इसके बाद फिर बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, गौण होते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण नहीं होते। अर्थ किसी तीसरे पद से स्पष्ट होता है और वही पद महत्वपूर्ण होता है जो किसी न किसी के लिए रूढ़ होता है, यानी कि जो किसी न किसी के विषय में बताता है। ठीक है, इसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, गौण कोई भी नहीं होता। योजक चिन्ह के द्वारा उसे हम आपस में जोड़ते हैं और फिर जब उसका विग्रह हम करते हैं तो उसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और क्या कहते हैं उसी से समास, पूरा समास बनता है। ठीक है, उसी से पूरा समास का स्पष्ट होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, यथा उक्ति, उक्ति के अनुसार। इस तरह ये अव्ययी भाव समास हमारे पास है। अब हमें समासों में अंतर को देख लेना है। विभिन्न प्रकार के समासों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो पहला है कि तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास में अंतर क्या है। जबकि दोनों में पूर्व पद विशेषण है, उत्तर पद विशेष्य है, और दोनों में ही पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान नहीं होता। तो फिर और कर्मधारय समास में भी होता है, लेकिन कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान का अंतर होता है, जिसके कारण हम उसे तत्पुरुष समास से अलग करते हैं। इसी तरह फिर हम ये देखेंगे कि जो संख्यावाची समास हमारे पास है, यानी कि द्विगु समास हमारे पास है, उसमें और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है। तो बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर यही होता है कि द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, वो समूह को बताने वाला होता है। ठीक है, जैसे कि दशानन 10 है, आनन 10 है मुख या 10 मुखों का समाहार। ठीक है, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार, पंचानन 5 मुखों का समाहार, अष्टभुज 8 भुजाओं का समाहार या समूह। ठीक है, तो ये हमारा द्विगु समास है। लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि अर्थ किसी तीसरे के लिए स्पष्ट होता है, जो किसी के अन्य के विषय में हमें बताता है, या किसी अन्य के लिए वह शब्द रूढ़ होता है।
ठीक है। जैसे दशानन 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, ठीक है। चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, ठीक है। त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव, ठीक है। अष्टभुजा, ठीक है। तो अष्टभुजा यानी कि 8 है भुजाएं जिसकी यानी कि माँ दुर्गा। तो इस तरह से हम इसमें संख्यावाची वाले में हमने देखा कि अगर हम उसको संख्यावाची के रूप में देखेंगे तब तो द्विगु समास है, लेकिन अगर हम उसका अर्थ किसी तीसरे के लिए स्पष्ट करते हैं, अगर हम उस शब्द को किसी तीसरे के लिए रूढ़ करते हैं तो वह वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। इसी तरह बहुव्रीहि समास में और कर्मधारय समास में अंतर, तो जैसे पीताम्बर पीले वस्त्रों वाला या पीले वस्त्र, ठीक है। नीलकंठ नीलाकंठ है। और अगर उसे हम बहुव्रीहि समास में करते हैं तो पीताम्बर पीले वस्त्र हैं जिसके अर्थात विष्णु या कृष्ण, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो जब भी हम इन दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे तो हम दोनों की पहले परिभाषा लिखेंगे और दोनों की परिभाषा को लिख करके फिर उसका अंतर हम स्पष्ट करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। और दोनों में अगर उदाहरण एक ही है तो वह ज़्यादा अच्छा है। जैसे अगर हम द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करना चाह रहे हैं, या हमारे पास प्रश्न आया है कि बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर स्पष्ट करना है, तो हम एक ही उदाहरण लेकर के अगर स्पष्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अगर हम दशानन का लेंगे तो दशानन 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, तब वो हमारा बहुव्रीहि समास हो गया। और दशानन 10 मुखों का समूह, तब वो हमारा द्विगु समास हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम कर्मधारय समास में भी अंतर स्पष्ट करेंगे तो उदाहरण हम एक ही रखेंगे। जैसे पीताम्बर पीले वस्त्र, ठीक है। पीला वस्त्र यानी कि वो कर्मधारय समास हो गया। और फिर अगर हम पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण, तो वहाँ पर वो क्या कहते हैं बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। इस तरह से ही हम बाकी और सब में भी अंतर स्पष्ट करेंगे और कर्मधारय और द्विगु समास में भी इसी तरह का अंतर हम स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पाठ था समास का ये पूरा हुआ, जिसमें हमने चारों समास के विषय में पढ़ा और चारों समास के बारे में जाना और इसके अलावा समास में अंतर हमें कैसे स्पष्ट करना है ये भी हमने जाना। इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। पदों के मेल से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। समासिक शब्द के पदों की अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण और विशेषण तथा उत्तर पद प्रधान और विशेष्य होता है। समास करते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी कि जब उसको समास में बनाते हैं तो उसके बीच में जो जैसे में, पर, का, की, के, लिए इत्यादि विभक्तियां होती हैं वो लोप हो जाती हैं। कर्मधारय एवं द्विगु समास से ही कई उपभेद हैं। कर्मधारय में दोनों पद विशेषण विशेष्य और उपमेय और उपमान का संबंध इसमें होता है। बहुव्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होने के कारण कोई अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, इस कारण समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण इसके बिंदु थे जो हमने इसमें देखे समास में। अब इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं तो इसमें समास की परिभाषा देते हुए उदाहरण समझाना है। तो जिस भी समास की परिभाषा पूछी जाएगी, विषय पूछा जाएगा, उसके विषय में उसकी परिभाषा देते हुए उसको उदाहरण दे करके हमें लिखना है। और सभी विग्रह को रेखांकित कीजिए। ये तो हमारे पास इस तरह के प्रश्न आएंगे कि जैसे कुछ समासिक पद आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आपके पास यथा योग्य आ गया और आपको ये बताना है कि इसमें समास कौन सा है, ठीक है। या आपके पास माता और पिता आ गया, तब आपको ये बताना है कि इसमें समास कौन सा है। अगर आपके पास दशानन आ गया शब्द, तो आपको ये बताना है कि दशानन में कौन सा समास है। तो जब भी हम किसी समास के विषय में बताएंगे तो पहले उस समास का हम विग्रह कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास आ गया दशानन शब्द और प्रश्न ये रहेगा कि इसमें कौन सा समास है, तो पहले हम उस दशानन शब्द का विग्रह कर लेंगे। यदि हम उसका विग्रह करते हैं दशानन, ठीक है, 10 मुखों का समूह, तो वहाँ पर हमारा द्विगु समास होगा। यदि हम उसका विग्रह करते हैं दशानन 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, तब वहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास होगा और तभी हम उसका अर्थ स्पष्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम
जब भी कोई समासिक पद हमारे पास आएगा तो पहले हम उसका विग्रह कर लेंगे और उसके बाद ही हम उसके बारे में लिखेंगे। जब अंतर स्पष्ट करने के लिए आएगा तो मैंने पहले ही आपको बताया कि पहले दोनों की परिभाषा लिखेंगे और प्रयास करेंगे कि उदाहरण हम दोनों का एक ही दें और उसी एक ही उदाहरण के द्वारा दोनों के अर्थ को हम स्पष्ट करें। तो यहाँ पर आपके समास वाला पाठ पूरा होता है और आगे फिर हम इसमें समास में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के बारे में पढ़ेंगे।